आज के कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाकों में मिलिट्री स्ट्राइक के लिए टारगेट चुनने का तरीका बहुत बदल गया है। आज द 15th of June 2025 को इजराइल की मिलिट्री ने अपने टारगेटिंग ऑपरेशंस में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल की है, जिसका मकसद जंग के दौरान तेजी से फैसले लेना है। यह नया तरीका ट्रेडिशनल वॉरफेयर से बिल्कुल अलग है, जहां इंसानी इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स एक टारगेट को बारीकी से जांचने में कई दिन या हफ्ते लगा देते थे। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बहुत ज्यादा मालूमात को इतनी तेजी से प्रोसेस कर सके जितनी तेजी से इंसान अकेले नहीं कर सकते, ताकि पोटेंशियल खतरों को बहुत ही एफिशिएंसी और बड़े पैमाने पर पहचाना जा सके। यह हाइब्रिड मॉडल एई की रॉ कंप्यूटेशनल पावर को इंसानी आर्मी ऑपरेटर्स के क्रिटिकल जजमेंट के साथ जोड़ा है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या इंसानी आर्मी ऑपरेटर्स इसको सही से ऑपरेट कर सकते हैं या अपनी अंदर दुश्मनी की वजह से बेगुनाह इंसानों को मारने की वजह बन सकते हैं? यह सिस्टम ड्रोन फुटेज, इंटरसेप्ट की गई कम्युनिकेशंस और बहुत सारे सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स जैसे डेटा की लगातार स्ट्रीम को छांटने के लिए बनाया गया है, ताकि मिलिट्री इंटरेस्ट के अफराद और जगहों को फ्लैग किया जा सके। यहां एक सवाल और उठता है, क्या मिलिट्री इंटरेस्ट के अफराद के साथ बेगुनाह कितने लोग मरे जाएंगे? टारगेट की पहचान के शुरुआती स्टेजेस को ऑटोमेट करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ एक ही दिन में हजारों पोटेंशियल टारगेट्स जनरेट कर सकती है, जो पहले नामुमकिन था। लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी ठीक है, कोई नहीं जानता। इस टेक्नोलॉजी का मकसद कमांडर्स को टैक्टिकल एडवांटेज देना है, जिसे वो समझे गए खतरों पर तेजी से रिएक्ट कर सकें और लंबी लड़ाई में लगातार ऑपरेशनल टेम्पो बना रहे और बेगुनाह लोगों को मारता रहे। यही है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई। इस एई असिस्टेड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा 7 अक्टूबर 2023 के बाद बढ़े हुए कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। इसके बाद के महीनों में आईडीएफ ने गाजा में हजारों टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की रिपोर्ट दी, जो इस नए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही मुमकिन हो पाया, जिसमें बेशुमार बेगुनाह लोग भी मरे गए हैं। इसका असल प्रिंसिपल तेजी और एक्यूरेसी को बैलेंस करना है, मशीन्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा प्रोसेसिंग लोड को संभालना और फाइनल जरूरी डिसीजंस के लिए इंसानों को रखना। इस मेथड का मकसद किल चेन, टारगेट की पहचान से लेकर उस पर स्ट्राइक करने तक के स्टेप्स का सीक्वेंस को पहले से ज्यादा तेज और एफिशिएंट बनाना है, जिसे मॉडर्न अर्बन वॉरफेयर की राफ्टर और नेचर में बुनियादी बदलाव आए। यहां यह समझाना बहुत जरूरी है कि किल चेन क्या है। किल चेन ये है कि जो लोग इस टारगेट से राब्ते में थे वो भी बेगुनाह मरे जाएंगे, लेकिन इंसानी और मशीन इंटेलिजेंस का यह मिलाप बिना कंट्रोवर्सीज और खतरों के नहीं है। जबकि सिस्टम प्रेसिजन को बढ़ाने के लिए सिस्टम डिजाइन किया गया है, असल जिंदगी के हालात में इसके इस्तेमाल ने इस तरह की तेज बड़े पैमाने पर टारगेटिंग रिजल्ट्स का गहरे सवाल खड़े किए हैं। एआई जनरेटेड टारगेट्स की इतनी ज्यादा तादाद इंसानी रिव्यूअर्स पर बहुत दबाव डालती है, जिन्हें उन्हें वैलिडेट करने का काम दिया गया है, जिससे नए चैलेंजेस पैदा होते हैं। जैसे जैसे मुल्क जंग के मैदान में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इजराइल का एआई का इस्तेमाल एल्गोरिथम्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच बदलते रिश्तों में एक अहम केस स्टडी है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इजराइल केस स्टडी करने देगा? इजराइल की एआई ड्रिवन टारगेटिंग स्ट्रैटेजी केई सेंटर मेन डोमेन सिस्टम है, हर एक का अपना अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाला काम है। लेवेंडर और हब्सुरा। लेवेंडर सिस्टम एक बड़े डेटाबेस की तरह काम करता है, जो खसूसियत और रवैये के पैटर्न को देख कर उन अफराद को पहचानता है जिन पर हमास या फलस्तीनी इस्लामी जिहाद जैसे ग्रुप्स से तल्लुक होने का शक होता है। एक व्यक्ति पर रिपोर्ट्स ने बताया कि लेवेंडर ने 37,000 अफराद को मुमकिन ऑपरेटिव्स के तौर पर फ्लैग किया था। सिस्टम हर शख्स को एक स्कोर देता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उनका ताल्लुक इस तंजीम से कितना मुमकिन है। लेकिन फिर वही बात, यह कितना एक्यूरेट है? कितने बच्चे और फीमेल्स हिट होंगे इससे? ये डेटाबेस असल में फौज के लिए मुमकिन इंसानी टारगेट्स का एक बड़ा पूल बनाता है। हब्सोरा, जिसका मतलब है द गॉस्पेल, एक और भी बड़ा टारगेट बनाने वाला इंजन है। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से ली गई मालूमात, जैसे सर्वेलेंस ड्रोन, कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट्स और दूसरे डाटा स्ट्रीम्स को जमा करता है और खास टारगेट्स रेकमेंड करने के लिए प्रोसेस करता है। इनमें सिर्फ अफराद नहीं, बल्कि इमारतें या कमांड सेंटर्स भी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि उनका इस्तेमाल फौजी मकसद के लिए होता है।
हबसूरा की एक अहम खसूसियत यह है कि यह मुमकिन कोलैटरल डैमेज को खुद अंदाजा लगा सकता है, जिससे स्ट्राइक साइट पर मौजूद अवाम की तादाद का पता चल सकता है। अगर ये इतना एक्यूरेट होता तो 50,000 बच्चे मारते। इन बच्चों का किलर कौन है? ये हबसूरा सिस्टम या इजराइल आर्मी? ये मालूमात इंसानी कमांडर्स के आखिरी जायजा के लिए एक जरूरी हिस्सा है। इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान की सिनर्जी फौज को पहले से सोची भी नहीं जा सकती स्केल पर काम करने की इजाजत देती है। लवेंडर कौन को पहचानता है और हबसूरा अक्सर कहां और कब को पहचानता है? इस तरह एक लगातार एक्शनेबल टारगेट्स की पाइपलाइन या कनेक्शंस बनती है। मिसाल के तौर पर लेवेंडर एक लो रैंकिंग मिलिटेंट को फ्लैग कर सकता है और सिस्टम फिर उनकी हरकत को ट्रैक करके स्ट्राइक का मौका ढूंढता है, अक्सर जब वो अपने घर पर फैमिली के साथ होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये फैमिली को जानबूझकर टारगेट करता है? इस सलाहियत ने आईडीएफ को अपनी टारगेट लिस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद की है। हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस से हटकर अब एक बहुत बड़ी कैंपेन हो गई है, जिसमें हजारों जूनियर ऑपरेटिव्स शामिल हैं। एक स्ट्रेटजी जिसे कुछ लोग मैस असैसिनेशन फैक्ट्री कहते हैं। और यही सच है, गाजा में मैस असैसिनेशन हुई एआई फैक्ट्री के यूज से। जबकि आईडीएफ कहता है कि ये सिस्टम सिर्फ इंसानी एनालिस्ट्स की मदद के लिए टूल्स हैं, लेकिन इनका डिजाइन टारगेटिंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट्स ने कहा है कि लेवेंडर ने हामास सोल्जर्स को पहचानने में 90% एक्यूरेसी रेट हासिल किया है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हर 3 फ्लैग किए गए अफराद में से एक गलत हो सकता है। हो सकता है उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया हो। एरर का ये फितरी मार्जिन और रिकमेंडेशंस की बहुत ज्यादा तादाद इंसानी वेरिफिकेशन के अगले मराहिल पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। यह रिपोर्ट्स इसराइल से जनरेटेड हैं, न कि किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने इवैल्यूएशन की है। मशीन सिर्फ रिकमेंडेशंस देती हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी और मौत के फैसले ही इस नए तरह के जंग की मुश्किलात और बहस को शुरू करते हैं। ऑफिशियल आईडीएफ प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी स्ट्राइक सिर्फ एई की रिकमेंडेशन पर नहीं की जाती है। इसका मतलब यह भी है कि हम सिर्फ ए सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। लेवेंडर और हबसूरा जैसे सिस्टम से जो भी टारगेट निकालता है, उसको अप्रूव होने से पहले एक इंसान रिव्यू करता है। वो इंसान इखलाकी तौर पर कितना सही है, यह देखना भी जरूरी है। असल में इस जरूरी स्टेप का मकसद सेफ्टी देना है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि हर फैसला जंग के कानून का पाबंद है और मिलिट्री फायदे से ज्यादा सिविल लोगों को नुकसान न हो। लेकिन यहाँ पर ज्यादा सिविल लोग ही मरे गए हैं। कमांडर्स, मिलिट्री लॉयर और इंटेलिजेंस एनालिस्ट सब इस वेरिफिकेशन चेन का हिस्सा हैं, जिन्हें एई के आउटपुट की चेकिंग और आखिरी ऑफिशियल फैसला लेने का काम दिया गया है। फिर इतनी तबाही क्यों हुई, ये सवाल उठता है यहाँ। ये ह्यूमन इन द लूप मॉडल एक एथिकल बैकस्टॉप के तौर पर दिखाया जाता है, जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए जरूरी है। लेकिन असल में एआई से निकालने वाले टारगेट्स की तेज रफ्तार और ज्यादा क्वांटिटी ने इस ह्यूमन ओवरसाइट सिस्टम को उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया है। विसल ब्लोअर और इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया है कि एक हाई प्रेशर माहौल है, जहां एनालिस्ट से ये उम्मीद होती है कि वो मशीन के साथ मिलकर जल्दी से टारगेट अप्रूव करें। कुछ लोगों का कहना है कि एक टारगेट को रिव्यू करने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। इतने कम वैक्यूटी में रिव्यू प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। एई के फैसले पर एक रबर स्टैंप, न कि एक पूरी और आजाद चेकिंग। इससे ह्यूमन ओवरसाइट की क्वालिटी और अहमियत पर बड़े सवाल उठते हैं। और इतनी इंसानी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं क्या? ह्यूमन रिव्यू सिर्फ लीगल कंप्लायंस के लिए नहीं है, बल्कि एई की छोटी छोटी गलतियां पकड़ने के लिए भी है। लेकिन क्या ह्यूमन रिव्यू कोई कर भी रहा है, या बस सब खत्म करना है गजामेन? मिसाल के तौर पर एक एआई इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में आम जुबान को गलत ट्रांसलेट कर सकता है या डाटा पैटर्न को गलत समझ सकता है, जिससे बड़ी गलत पहचान हो सकती है। ऐसे केस सामने आए हैं जहां एआई सिस्टम ने बेगुनाह लोगों को फ्लैग किया है और इन गलतियों को पकड़ना ह्यूमन एनालिस्ट की जिम्मेदारी है। इसलिए सिस्टम की इफेक्टिवनेस पूरी तरह इन ह्यूमन ऑपरेटर्स की मेहनत और सलाहियत पर डिपेंड करती है कि वो मशीन के लॉजिक को चैलेंज करें। लेकिन ये काम तेज रफ्तार और कभी खत्म न होने वाली टारगेट लिस्ट के दबाव में मुश्किल होता जा रहा है। एफिशिएंसी और मेहनत के बीच का ये टेंशन एआई असिस्टेड जंग पर बेहस का मेन पॉइंट है। सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हर फैसले की क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए वैक्यूटी और सोच समझ जरूरी है। आईडीएफ का कहना है कि उनके प्रोसीजर्स मजबूत हैं और हर स्ट्राइक पर ध्यान से सोचा जाता है। लेकिन हकीकत ये कहती है कि ऐसा सिस्टम बनाकर जो क्वांटिटी और स्पीड को प्रायोरिटी देता है,
मिलिट्री ने वो गहरी सोच और कॉन्टेक्स्ट की एनालिसिस को कम अहमियत दी है जो एक मुश्किल जंग के माहौल में सिविल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है, जिससे मशीन की गलतियों की वजह से फौजियों और आम लोगों दोनों को खतरा हो सकता है। टारगेटिंग में एआई के इस्तेमाल ने एक तेज एथिकल और कानूनी बहस छेड़ दी है जो जंग में पहचान, डिस्टिंक्शन, मुनासिब जवाब, प्रोपोर्शनैलिटी और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कई उसूलों पर केंद्रित है। तनकीद करने वालों में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस के ही अफसर शामिल हैं जो गाजा में ज्यादा आम लोगों की मौत पर गहरे दुख और तकलीफ में हैं। उनका कहना है कि एआई की मदद से होने वाली बॉम्बिंग मुहिम इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। एक खास तौर पर बहस का सबब यह है कि हमास पर हमले के लिए काफी हद तक आम लोगों की मौत की पहले से इजाजत दी जाती है। इल्जाम है कि एक छोटे दर्जे के फौजी के लिए मिलिट्री 150 से 200 तक आम लोगों की मौत की इजाजत दे सकती है, जबकि एक सीनियर कमांडर के लिए यह तादाद 1000 तक हो सकती है। इससे यह साफ नहीं होता कि एक मुनसिब हमला किया है। यह नई टेक्नोलॉजी जिम्मेदारी के बारे में भी गहरे सवाल उठाती है। जब किसी हमले के नतीजे में कोई बड़ी घालाती हो जाती है, जैसे बेगुनाह लोगों की मौत, तो यह तय करना कि जिम्मेदार कौन है बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या घालाती एआई एल्गोरिथम की थी जिसने पहली सलाह दी, या इंसानी ऑपरेटर की जिसने कुछ ही सेकंड्स में उसे मंजूर कर दिया, या कमांडर की जिसने ऑपरेशन की निगरानी की, या प्रोग्रामर्स की जिन्होंने सिस्टम डिजाइन किया। जिम्मेदारी का यह बंटवारा, जो अक्सर अकाउंटेबिलिटी गैप कहलाता है, मजलूमन के लिए इंसाफ लाना और मुस्तकबिल में गलतियां रोकना मुश्किल बना देता है। इससे ऑटोमेटेड जंग के मुस्तकबिल के लिए खतरा पैदा होता है। यह बहस सिर्फ मैदान जंग तक ही नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के बोर्ड रूम्स तक पहुंच गई है। 2025 के शुरुआत में हुई तहकीकात से पता चला कि इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस को माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसे यूएस कंपनीज के कमर्शियल एआई मॉडल से सपोर्ट मिलता है, जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म से एक्सेस किए जाते हैं। इस वजह से इन कंपनीज के अंदर भी मुखालफात पैदा हो गई है, जहां एम्प्लॉयज जंग में अपने एम्प्लॉयर की शामिल होने पर इतराज कर रहे हैं। इन एहतिजाजों के जवाब में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज ने कई एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, जो कॉरपोरेट मुनाफा, एम्प्लॉयज की अखलाकी सोच और मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दरमियान बढ़ते तनाजात को दिखाता है। जैसे ही हम 2025 की बीच में हैं, इजराइल का एआई का जंग में इस्तेमाल एक इंतहाई खतरनाक है और असल जिंदगी का टेस्ट केस है, जो मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। मशीन की एफिशिएंसी का वादा घलाती के बड़े खतरों और इंसानी अखलाकी फैसलों के कम होने से टकराता है। अब दुनिया की कम्युनिटी सोच रही है कि इस नए कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, जहां जिंदगी और मौत के फैसले अब कोड की लाइन से असरअंदाज हो रहे हैं। इन सिस्टम्स पर बहस सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट तक काफी नहीं है। ये आने वाली नस्ल के लिए जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के रूल्स और रेड लाइंस तय करने की कोशिश है।